A very good evening everyone. I am Tulsi Singh and today we are going to start our next topic that is HAIS. HAIS होता क्या है मैम? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी मेडिकल साइंस है ना वो हम लोगों को वर्ड्स के अंदर ही मतलब छिपा करके देती है। तो इसका मतलब मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अगर हम इस वर्ड को तोड़े तो हमें समझ आ रहा है कि हम लोग हेल्थ केयर लेने गए थे, या तो हॉस्पिटल गए थे या किसी भी क्लिनिकल में गए थे, कोई भी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर हम लोग गए थे और वहां से हम लोग कोई इन्फेक्शन लेकर के आए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। मैम इसको एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जी बिल्कुल, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मैम एक और वर्ड हम लोगों ने सुना है दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मैम एक बार आप इसको थोड़ा सा इजी वे में बता ही दीजिए क्या होता है ये एक वो बला है, ये एक वो बला है जो आप लोग गए तो एकदम हेल्दी थे, या तो आप लोग ससेप्टेबल थे या फिर इन्वायरमेंट की वजह से आप लोग हेल्दी गए थे हॉस्पिटल के अंदर, बट वहां से आते आते आप एक और इन्फेक्शन ले आए हैं। वहां से आते आते आप एक इन्फेक्शन ले आए हैं, वो आपकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, या आप लोग उस एज पर है कि आप लोग जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, कि आप लोग की जो इम्यूनिटी है वो वीक है और आप लोग बीमारियों को जल्दी जल्दी कैच करें, या फिर इन्वायरमेंट इतना गंदा था, कंटेमिनेशन थी वहां पर कि वहां की एयर की वजह से, वहां के वाटर की वजह से आप लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो गया है। बात समझ आई मैम? अगर कोई भी बीमार आदमी जाता है, कोई भी बीमार पर्सन हॉस्पिटल के अंदर गया, तब उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वो गया तो किसी और बीमारी के साथ था, बट अब उसको एक और इन्फेक्शन हो गया, वो तो ट्रीट हुआ नहीं हुआ डिपेंड्स, बट उसको एक और इन्फेक्शन हो गया है। ये क्या होता है? ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है कि आप लोग गए तो हॉस्पिटल के अंदर केयर के लिए थे और जब आप लोग वहां पर एडमिट हुए, आपका एडमिशन हुआ, उस टाइम पे वो बीमारी आप लोग को नहीं थी, बट अब हो चुकी है। ये होता है आप लोग का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। बात समझ आई? जी मैम। तो इसके अनदर नेम क्या है? ऑल्सो नोन एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। बात समझ आई? जी मैम। उसके बाद जो हमारा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, ये क्या है? वो इन्फेक्शन है दैट अ पेशेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर दैट was not present or incubating at the time of admission। वो इन्फेक्शन जो कि पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेने गया था, एडमिट होने गया था, तब नहीं था, बट जब वहां से वो डिस्चार्ज होके आया है तब उसको वो इन्फेक्शन हो चुका है। बात समझ आई? ये वो इन्फेक्शन है जो कि टाइम ऑफ एडमिशन पे प्रेजेंट नहीं था, बट जब वहां से डिस्चार्ज होकर के आया है तब हुआ है, तो वो होता है एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो हम लोगों ने हेल्थ केयर सेटिंग से एक्वायर किया है या फिर हॉस्पिटल सेटिंग से एक्वायर किया है। बात समझ आई? जी बिल्कुल। अब उसके बाद आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या कहते हैं अपने आप में? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ज्यादा चांसेस है, जिनको, कहने का क्या मतलब है कि जिन बच्चों को, जिन इंसानों को ज्यादा होने के चांसेस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो होता है, कैसे हो रहा है, कौन कौन है ऐसे जिनको हो सकता है, जो मतलब बिल्कुल ऐसे पीक पर खड़े हैं कि हाँ अगर वो इस चीज के अंदर गए तो उनको चांसेस है कि इंफेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सब्सट्रैक्टेबल पेशेंट। सब्सट्रैक्टेबल पेशेंट का क्या मतलब है कि वो पेशेंट्स जो बिल्कुल पीक पर है, कि ये लोग अगर वहां गए तो इनको 98% 99% चांसेस है कि इंफेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले क्या आता है आप लोग के पास? आप लोग खुद सोचिए कि जिन पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक है, अगर वो वहां पर जा रहे हैं तो क्या उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है? आप खुद ही सोचिए कि कोई भी पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, वो जल्दी जल्दी बीमार होगा, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन को ग्रैब करेगा, तो ये वही है। तो सबसे पहले आएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट या फिर इंडिविजुअल जिसकी इम्यूनिटी ही काम नहीं कर रही है, वीक है, वो पेशेंट्स ज्यादा जल्दी बीमार होंगे एज कंपेयर टू अ हेल्दी पर्सन। बात समझ आई? जी मैम बिल्कुल। उसके बाद सोचिए जो न्योनेट्स होते हैं, नए नए जन्म हुआ है जिनका, अभी अभी दुनिया में आए हैं न्योनेट्स, 0 to 28 डेज के जो बेबी होते हैं, वो लोग अगर हॉस्पिटल सेटिंग्स में है और उनके एनवायरनमेंट में अगर इंफेक्शन है, कोई भी कोज है, कोजिंग एजेंट है, तो वो ज्यादा जल्दी ग्रैब करेंगे एज कंपेयर टू अडल्ट, हेल्दी अडल्ट पर्सन। बात समझ आई? जी मैम। और वहीं पर अगर एल्डरली है तो उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, वो भी जल्दी ग्रैब करेंगे। बात समझ आई? जी मैम। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं न्योनेट्स एंड एल्डरली। ठीक है।
जी मैम। उसके बाद आता है हमारे पास पेशेंट विद क्रॉनिक डिजीज। कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत लंबे टाइम से किसी डिजीज से सफर कर रहा है, जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मेलाइटस, या फिर कैंसर हो गया, या इससे भी ज्यादा भयानक भयानक बीमारी हमारे पास हैं जो हम लोग को सफर करवाती है, क्रॉनिक डिजीज जिनको हम लोग बोलते हैं। जब वो बीमारियां हमें होती हैं, बात समझ आ रही है, जब वो बीमारी हमें होती है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। ससेप्टेबल कौन है? जिनकी इम्यूनिटी वीक है। अब कौन कौन इम्यूनिटी वीक वाले पर्सन हो सकते हैं, वो सारे लिखने हैं हमें यहाँ पे। सबसे पहले क्या है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, या फिर न्यूनेट्स एंड एल्डरली, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, उसकी भी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, तो वो भी जल्दी बीमारियों को ग्रैब करेगा। बात समझ आई? जी बिल्कुल। सेकंड आता है इन्वायरमेंट। पहला तो होता है कि हमारे अंदर कमी है, दूसरा होता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कमी है। अब आता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो सकता है आप लोगों का? हॉस्पिटल एनवायरमेंट, या तो कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस है, कहीं पर भी कोई भी हमारा कोजिंग एजेंट था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेबल तक गए, टेबल पर कोई भी कोजिंग एजेंट था, हम लोगों ने टेबल को टच किया, कंटामिनेटेड सरफेस था, कोजिंग एजेंट था, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने टेबल को टच किया, हम लोग आए, हम लोगों ने बिना हैंड वॉश किए खाना खा लिया, हम लोगों ने हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं की, हम लोगों को वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। बस समझ आई? जी मैम। उसके बाद आता है पुअर वेंटिलेशन। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक ग्लास है हमारे पास और एक बकेट है। अब हम दोनों के अंदर एक एक चम्मच नमक का डाल रहे हैं, ज्यादा टेस्ट किसके अंदर आएगा? मैम नमक एक ग्लास वाले पानी के अंदर ही आएगा ज्यादा टेस्ट। तो वही बात इन्वायरमेंट के साथ है। अगर हमारा कोई भी कोजिंग एजेंट है, कोई भी दो कोजिंग एजेंट है, या तो वो हमारे एक बंद कमरे के अंदर है, या फिर वो एक खुले आसमान के अंदर है, तो ज्यादा इंफेक्शन वो कहां पर कॉज करेंगे? जहां पर वो बंद कमरे में है, वो वहां पर जल्दी ग्रैब हो जाएंगे किसी भी इंडिविजुअल के। बट जब वो खुले आसमान में होते तो उनको खुद ही नहीं होता। वहां पे ये मान लो कि 1000 में से किसी एक पर्सन को हो रहा है, और रूम के अंदर 2 पर्सन गए, दोनों को इन्फेक्शन हो रहा है, तो ज्यादा क्या है कि वेंटिलेशन अगर जहां पर नहीं होगी, जहां पर हवा ही शुद्ध नहीं हो रही होगी, तो वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल समझ आया? जी मैम। उसके बाद आता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग क्या है कि जहां पर लोग भीड़ भाड़ के एरिया में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, भीड़ भाड़ का एरिया, वहां पर अगर कोई इन्फेक्शन पर्सन स्नीज कर दे, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है। क्या पता उसको कौन सा क्या कम्युनिकेबल डिजीज है, हो सकता है ना, या फिर कौन सा मतलब कि क्या इन्फेक्शन है, हमें नहीं पता है, बट वो फैल सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। तो क्राउडिंग एरिया के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर भी हमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद आता है इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। कोई भी इक्विपमेंट है हमारे पास और हम उसको स्टेरिलाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर टीम्स की गलती है, जो हम लोग गलती कर रहे हैं, और उसका भुगतान किसी इंडिविजुअल को, किसी पेशेंट को करना पड़ रहा है। बात समझ आई? हम लोग स्टेरिलाइज नहीं कर रहे किसी भी इक्विपमेंट को, और वो हम लोग किसी और पर्सन के ऊपर, कोई भी डॉक्टर है वो किसी और इंडिविजुअल के ऊपर, किसी और पेशेंट के ऊपर उसको अप्लाई कर रहा है या उसका यूज कर रहा है, और उसको वो इन्फेक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी HIV का पेशेंट था, एड्स का पेशेंट था, उसके ऊपर वो जो इक्विपमेंट है वो यूज हुए हैं, और हम लोगों ने उसको स्टेरिलाइज अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, और वो किसी और इंडिविजुअल के यूज में आ गए हैं। तो जो वो बिना स्टेरिलाइज किया हुआ हम लोगों ने उस इंडिविजुअल को के ऊपर यूज कर लिया है, अब वो ज्यादा चांसेस है कि उसको फैल जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, उसके फ्लूइड के एक्सपोजर में आया तो उसको होने के चांसेस तो है ही है। अब उसको बिना गलती के ही सजा मिली है, तो वो होता है कि इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, कि आपने अपने इक्विपमेंट को ही स्टेरिलाइज नहीं किया और किसी और इंडिविजुअल के ऊपर यूज कर दिया है। बिल्कुल समझ आया? नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, कि कोई ऐसा प्रोसीजर था जिसके ऊपर आप लोगों ने लापरवाही कर दी है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों को इंफेक्शन हो रहा है, तो वो भी एक कोज है, वो भी एक फैक्टर है। बात समझ आई? जी मैम। जैसे कि कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन क्या होता है कि मैम हम लोग यूरिन बैग को यूज करते हैं जब पेशेंट यूरिन नहीं पास आउट कर पा रहा है, या हम लोग को यूरिन मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैथेटर लगा देते हैं पेशेंट को। जी बिल्कुल। तो क्या है कैथेटराइजेशन का मतलब? कि हम लोग कैथेटर यूज कर रहे हैं और वहां पर हम लोग पुअर केयर दे रहे हैं, पुअर कुछ भी, मतलब कि हम लोग वहां पर बेसिकली स्टेरिलाइजेशन नहीं रख रहे हैं, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर चांसेस है कि हमारी जो इंफेक्शन है वो जल्दी हो जाए। बात समझ आई? अभी मैं टाइप्स में आप लोग को बताऊंगी कि 4 तरीके के हमें कौन कौन से इंफेक्शन होते हैं, वो अभी डिटेल में करेंगे अपन।
अब उसके बाद आता है आईवी लाइन इंसर्शन। आईवी लाइन इंसर्शन क्या होता है आप लोगों का, कि आप लोगों ने आईवी लाइन लगाई है कोई भी, और वहां पर आप लोगों ने एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज नहीं किया है, प्रॉपर केयर नहीं दी है पेशेंट को, वहां पर भी इंफेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। वेंटिलेशन पर है पेशेंट, वहां पर आप लोगों ने प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं की है। ये सब कुछ मैं भी आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये तीनों के तीनों जो थेरेप्यूटिक डायग्नोस्टिक हमारे प्रोसीजर्स हैं, इनके अंदर जब हम लोग एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सेप्टिक टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पर पेशेंट को इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग रेजिस्टेंट। ड्रग रेजिस्टेंट क्या होता है कि कोई सी भी ड्रग के हम रेजिस्टेंट हो चुके हैं, कहने का क्या मतलब है, वो दवाई हमारे ऊपर असर ही नहीं कर रही है, वो दवाई उस बैक्टीरिया के ऊपर, उस वायरस के ऊपर असर ही नहीं कर रही है। ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये किस वजह से हो सकता है, या तो हम लोगों ने उस दवाई को ज्यादा खा लिया है, ओवर यूज कर लिया है, कि वो जो माइक्रोबियल एजेंट है वो उस चीज के रेजिस्टेंट हो चुका है, या फिर हम लोगों ने मिस यूज कर लिया है कि वो उसके रेजिस्टेंट हो चुका है। आदि कहने का क्या मतलब है, आदि हो चुका है उस चीज के। कैसे कह सकते हैं हम लोग, आप लोगों को भी पता है कि जब आप लोग अपने रूम के अंदर ऑल आउट लगाते हैं, सब लगाते हैं, सब यूज करते हैं, मच्छर आते हैं, तो हम लोग जो भी हमारे मॉस्किटो रिलेटेड जो भी जितनी भी बीमारियां, उनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, लगाते ही लगाते हैं, कोई ना कोई तो जो हमारी वो आती है वो यूज करते हैं हम लोग। जी मैम करते हैं, गुड नाइट आती है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जब आप लोग वो कर रहे हैं, एक टाइम के बाद वो मच्छर भी उस ऑल आउट के, उस गुड नाइट के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ताकि उन मच्छरों को क्या किया जा सके, मारा जा सके। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत टाइम अभी पहले ही ऐसा हुआ था कि ऑल आउट के ऊपर मच्छर आके बैठने लग गए थे, हुआ था ना ये, तो भाई मैंने तो ये सिनेरियो देखा था कि लगाया तो इसलिए था कि उससे मच्छर मरते हैं, बट वो आके मच्छर उस ऑल आउट के ऊपर ही बैठ गया। ये तो मेरे सामने हुआ था, ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मैं बोल रही थी कि ये मारने के लिए लगाया है हमने, और ये इसके ऊपर आके डांस कर रहा है। तो ये हुआ था क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुका था उस चीज के। तो सेम वही चीज है। उसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक MRSA, BRE एंड CRE, कुछ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ये कुछ डिजीज के नाम मैंने लिखे हैं, कुछ उनके नाम लिखे हैं, वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि क्या। अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 चीजों के रेजिस्टेंट हो रही थी जो हमारी बॉडी है। तो हम लोगों ने कौन कौन से देखा था कि सबसे पहले आता है MRSA, BRE और CRE। जो MRSA होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। कहने का क्या मतलब है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसके अंदर ये एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, जो कि मेथिसिलिन का रेजिस्टेंट हो रहा है। कहने का ये मतलब है, मेथिसिलिन क्या है, यहाँ पे एक एंटीबायोटिक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लाइक मेथिसिलिन, पेनिसिलिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, जो भी एंटीबायोटिक इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, उन सबके रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बात समझ आई जी मैम। उसके बाद आता है BRE, जो कि होता है वेनिकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस। ये जो एंटेरोकोकस बैक्टीरिया है, ये वेनिकोमाइसिन का रेजिस्टेंट हो चुका है। ये बेसिकली मैम ये ड्रग हम लोग यूज ही क्यों करते हैं, बेसिकली ये यूज की जाती है हमारी इंटेस्टाइन और फीमेल जेनेटाइल ट्रैक्ट के लिए। फीमेल जेनेटाइल ट्रैक्ट के लिए क्यों यूज की जाती है, इसको क्योर करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। और जब ये जो बैक्टीरिया है ये आके हमारे इसी के ऊपर अटैक करता है, या तो इंटेस्टाइन के ऊपर करेगा या फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के ऊपर इनफैक्ट अटैक करेगा। तो ये जो ड्रग है वेनकोमाइसिलिन, ये क्या करती है, इसको एंटीबायोटिक, एज ए एंटीबायोटिक ये काम अपना वर्क करती है, बट इसके ओवर यूज या फिर मिस यूज की वजह से ये जो ड्रग है ये हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसके बाद वेनकोमाइसिलिन एंटेरोकोकस के ऊपर वर्क नहीं कर पाता है। बात समझ आई जी मैम। थर्ड मैंने आप लोग को एक वर्ड बोला था CRE, ये क्या होता है, कार्बापेनिम रेजिस्टेंट एंटेरो बैक्टीरियेसिए। इसके अंदर क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि कार्बापेनिम के रेजिस्टेंट हो चुका है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो ड्रग है ये बेसिकली हमारे ह्यूमन गट के ऊपर वर्क करती है, बट इसको मिसयूज या फिर ओवर यूज करने की वजह से जो हमारा कार्बापेनिम है वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारी बॉडी जो है उसके रेजिस्टेंट हो चुकी है। बात समझ आई, क्लियर हुए ये तीनों पॉइंट। अब इसके बाद आता है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन।